नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने शुरू किया था व्यक्तित्व टॉपिक। तो कल की क्लास में अपनों ने व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं देखी थी और आज अपन उन परिभाषाओं का सार भी देख लेते हैं। देखिए, परिभाषाएं जब मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था कि भी व्यक्तित्व को विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। और उन परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा मानी जाती है वो गॉर्डन आलपोर्ट की मानी जाती है। तो अपनों ने अन्य विद्वानों की तो परिभाषाएं देख ली थी, आज अपन आलपोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी अपन व्यक्तित्व टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और व्यक्तित्व टॉपिक में भी जो परिभाषाएं अपनों ने समझी थी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई, उनमें भी अपन बात करते हैं गॉर्डन आलपोर्ट की। इसे ऑलपोर्ट भी कहते हैं और आलपोर्ट भी कहते हैं। गॉर्डन आलपोर्ट के अनुसार क्या कहा है उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में? इन्होंने, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं, इनकी परिभाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने 2 बार परिभाषा दी, यानी पहले 1956 ईस्वी में इन्होंने परिभाषा दे दी थी और उसके बाद 1961 में उसमें संशोधन भी किया था। लगभग 50 परिभाषाओं का अध्ययन करते हुए और फिर इन्होंने सार रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया था। तो क्या कहा था इन्होंने यूं कहा था कि भाई व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। कौन सा? जिनसे वह वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन स्थापित करता है। देखिए, कुछ किताबें यूं भी लिखती है कि विशिष्ट ढंग से समायोजन करता है। तो यहां पर मैंने इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखवाई है क्योंकि अलग अलग किताबों में 1-2 शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो वह वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन स्थापित करता है। यानी यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, गॉर्डन आलपोर्ट की परिभाषा का दूसरा नाम क्या है? मनोदेहिक। बस ये शब्द ही अपने को इस पूरी परिभाषा का ज्ञान करवा देगा। क्या इन्होंने यूं कहा है कि भाई मन और देहिक का क्या मतलब हुआ कि मन और शरीर सभी गुणों का। देखिए, अपनों ने कल की क्लास में ये देखा था, व्यक्तित्व का जब अर्थ देख रहे थे तो मैंने आपको दोनों प्रकार का अर्थ करवाया था। एक तो प्राचीन अर्थ करवाया था, एक आधुनिक अर्थ करवाया था। प्राचीन अर्थ जब मैंने करवाया था तो उस समय बताया था कि भाई प्राचीन काल में सिर्फ और सिर्फ बाह्य व्यक्तित्व कौन सा? जो शारीरिक है, तो शारीरिक को ही शामिल किया जाता था। किसमें? व्यक्तित्व में। शारीरिक विशेषताओं को ही व्यक्तित्व में शामिल किया जाता था। परंतु जैसे जैसे समय का विकास हुआ और इस क्षेत्र में अध्ययन अधिक हुए, तब फिर उसमें मानसिक तत्व को भी शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में व्यक्तित्व किसका संयोग माना जाता है, किसका योग माना जाता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक, इन चारों तत्वों का योग माना जाता है। तो यहाँ पर जो ये चारों तत्व है वो किससे संबंधित है? मनुष्य के मन से और शरीर से संबंधित है। तो यहाँ पर आलपोर्ट ने इन दोनों ही चीजों को शामिल करके सार रूप में, संक्षिप्त रूप में सभी प्रकार से या सभी चीजों को शामिल करते हुए व्यक्तित्व को परिभाषित कर दिया है। तो इसलिए आलपोर्ट की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट पर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये परिभाषा दी थी और 1961 में इन्होंने संशोधन किया था और संशोधन के तहत अपने
जो अपनी जो परिभाषा है उसमें विशिष्ट समायोजन के साथ साथ विशिष्ट व्यवहार और विशिष्ट विचार को भी शामिल कर लिया था, विशिष्ट विचार को भी शामिल कर लिया था। यानी इतना परिवर्तन इन्होंने 1961 में किया था जब अपनी परिभाषा में संशोधन किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, विशिष्ट व्यवहार, यानी वह मन व शरीर से किस प्रकार का व्यवहार करता है जो लोगों को दिखाई देता है, और विशिष्ट विचार, उसके कौन से विशिष्ट विचार है जो समाज को प्रभावित करते हैं। तो इन चीजों को शामिल करते हुए अपनी परिभाषा को विस्तृत रूप दिया था। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन देखते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्यों देखते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो मेन टॉपिक रहते हैं उनमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण रहता है और इसके साथ साथ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी रहते हैं, व्यक्तित्व का मापन भी रहता है। तो महत्वपूर्ण रूप से तो ये तीन ही चीजें आपके टॉपिक चलते हैं, सिलेबस में दी गई हैं। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं परिभाषाओं के बाद सीधा का सीधा व्यक्तित्व के प्रकारों पर आते हैं। उसके बाद अपन प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। सामान्यतः ऐसा होता है कि भाई सबसे पहले अपन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं, उसके बाद प्रकार पढ़ते हैं। परंतु प्रकार पढ़ लेंगे ना तब अपने को ये पता चल जाएगा कि भाई समाज में किस किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो वो क्यों होते हैं, किस कारणों से प्रभावित होते हैं, फिर अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन अगला टॉपिक कौन सा शुरू करते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूं कि जिस प्रकार से विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया, उसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया गया। तो अब अपन यहाँ पर शुरू करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में यदि अपन सबसे पहले लें तो सबसे पहले अपन लेते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का क्या मतलब रहता है भाई, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का मतलब रहता है कि भी समाज में एक व्यक्ति की कौन सी स्थिति होती है, किस प्रकार की स्थिति होती है, तो उस आधार पर अपन व्यक्तियों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, समाज में इस आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। तो देखिए समाज शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसमें किस चीज को आधार मानकर जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है समाज में आदर्श व मूल्य होते हैं, तो समाज में आदर्श व मूल्यों के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में कितना अधिक लोगों को प्रभावित करता है, कितना उसका व्यक्तित्व अच्छा है, कितना बुरा है। तो इस आधार पर इन चीजों को आधार रूप में देखते हुए और अपन मानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण न आकर मूल्य दृष्टिकोण या आदर्श दृष्टिकोण के आधार पर भी वर्गीकरण बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो भी कंफ्यूज न हो, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर अपन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो इस आधार पर, इस दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण किया किसने है, तो स्प्रेंगर ने। स्प्रेंगर ने इस आधार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने किस पुस्तक में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो देखिए टाइप्स ऑफ मैन, इस पुस्तक में व्यक्तित्व का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है, अर्थात व्यक्ति समाज में कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहले इन्होंने विभाजन किया है कि एक तो समाज में सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व है। अब सैद्धांतिक व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व में वे लोग आते हैं जो सिद्धांतों पर चलते हैं, नियमों पर चलते हैं, और वो लचीले नहीं होते, उनके नियम हमेशा ही
बने रहते हैं, या फिर वो बिना नियमों के चल ही नहीं सकते। वो किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों, अपने सिद्धांतों से अलग नहीं होते, तोड़ते नहीं है। जिस प्रकार से होता है ना कि समाज में कुछ लोग बहुत लचीले होते हैं कि भाई इंसान बना रहना चाहिए, जीवन बना रहना चाहिए, मूल्य व सिद्धांत बाद में होते हैं, परंतु इनके लिए मूल्य व उनके सिद्धांत ही सर्वोपरि माने जाते हैं। और इस व्यक्तित्व के प्रकार में यदि अपन देखें तो कौन से लोग शामिल किए जाते हैं, तो इनके अनुसार इसमें कवि को शामिल किया जा सकता है। कवि जिसमें अपन एक प्रकार ले सकते हैं लेखक, तो कवि या लेखक इसमें आते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं। साथ साथ दार्शनिक लोग जो आते हैं वो भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं। इन्होंने पत्रकारों को भी इसी में शामिल किया है। तो जो पत्रकार लोग होते हैं वो भी सैद्धांतिक होते हैं, अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। सामान्यतः यदि अपन पत्रकारिता की बात करें और पत्रकारिता की मूल विशेषता की बात करें, तो पत्र हमेशा सत्य को उजागर करता है। ये अलग बात है कि कुछ पत्र दब जाते हैं, परंतु फिर भी पत्रों की जो मूल शैली होती है वो सत्य को उजागर करने वाली होती है, और वो सत्य को उजागर करने के लिए किसी भी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते। चाहे उनका कोई परिवार का सदस्य ही कोई गलत क्यों ना हो, उसका भी सच वो सामने लेकर आते हैं। मूल पत्रकारिता तो यही कहती है। अब आजकल के टाइम में क्या चल रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर के आधार पर। अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में 6 भागों में व्यक्तियों को बांटा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे के जो भेद हैं या आगे के जो 5 प्रकार हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। यहां पर आगे अपन बात करेंगे जो अगला प्रकार है उसके बारे में। तो देखिए दूसरा विभाजन इन्होंने किया है धार्मिक व्यक्तित्व। अब धार्मिक व्यक्तित्व में इन्होंने किस किस को शामिल किया है? जो पुजारी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं। हाँ, आजकल के बाबा इसमें शामिल नहीं है भाई। तो इसलिए स्प्रेंगर जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो अपने अनुसार, अपने जो अच्छा इंसान होता है वो समाज के सभी लोगों को अच्छा ही मानता है, तो इन्होंने है वो इस आधार पर वर्गीकरण कर दिया। तो पुजारी, भक्त, संत, महात्मा ये सब आते हैं। अब इन लोगों की विशेषता क्या होती है? ये पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या होते हैं? आस्तिक होते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो न्यूज़पेपर आते ही राशिफल पढ़ता है, तो आप सोच लेना कि वो इसी प्रकार का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि राशिफल में वही व्यक्ति विश्वास करेगा जो धार्मिक व्यक्तित्व है, अन्य कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। तो पूजा में, धर्म के कार्यों में जो आनंद लेगा या धर्म के कार्यों, धार्मिक कार्यों में जो हमेशा ही आगे रहेगा, धार्मिक कार्यों में जो उत्साह दिखाएगा या जो आगे रहेगा, वो व्यक्ति कौन सा माना जाएगा? धार्मिक व्यक्तित्व माना जाएगा। तो ये था स्प्रेंगर का दूसरा प्रकार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रकार की। तो यहाँ पर अपनों ने देखा सबसे पहले तो सैद्धांतिक, उसके बाद अपनों ने देखा धार्मिक, और उसके बाद यदि अपन बात करें तो कौन से व्यक्तित्व आ सकते हैं? आगे तीसरा जो प्रकार इन्होंने बताया है वो बताया है सामाजिक व्यक्तित्व का। सामाजिक व्यक्तित्व का। अब सामाजिक व्यक्तित्व कौन से होते हैं? तो देखिए इस वर्ग में इन्होंने अध्यापक को शामिल किया है, अध्यापक को शामिल किया है, डॉक्टर को शामिल किया है, डॉक्टर को शामिल किया है, और साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता।
ये सभी किस में आते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व में। किसके अनुसार, स्प्रेंगर के अनुसार। अब कुछ बच्चे हैं, कुछ अभ्यर्थी है, वो डिस्कशन करने लग जाते हैं कि भाई अध्यापक कब सामाजिक होता है, डॉक्टर कब सामाजिक होता है। तो देखिए, अपन जिस विचारक को पढ़ रहे हैं, अपने को उसी विचारक के अनुसार विचार रखने हैं। यहाँ पर स्प्रेंगर है, वो सामाजिक व्यक्तित्व में इनको शामिल करता है, अध्यापक को, डॉक्टर को। तो अपन इस रूप में समझ सकते हैं कि भाई अध्यापक है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि समाज के बच्चे उसके पास पढ़ने आते हैं। यदि अध्यापक सामाजिक नहीं हुआ, अंतर्मुखी होकर अंदर बैठ जाएगा, तो फिर बच्चों के साथ व्यवहार कौन रखेगा। और आपको पता भी है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहार भी अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षक ऐसा भी होता है जिसके सामने बच्चे बैठना तक पसंद नहीं करते, जिसकी क्लास में बच्चे जाना तक पसंद नहीं करते, और एक शिक्षक ऐसा होता है जिसकी क्लास में भीड़ लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो अध्यापक है वो अच्छा अध्यापक वही माना जाएगा जो सामाजिक होगा। डॉक्टर भी सेवा ही तो करता है। डॉक्टर को तो अपन भगवान का दर्जा देते हैं, तो भगवान के रूप में वो क्या करता है, समाज सेवा ही तो करता है। तो इसलिए इसके रूप में या इसमें इन तीनों ही प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है। अब इसमें आती कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए, परोपकार का भाव जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति समाज में सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, सेवा का कार्य सदैव करता रहता है, तो उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, अपन समाज सेवी कहेंगे या सामाजिक व्यक्तित्व कहेंगे। साथ साथ यदि किसी व्यक्ति में दया का भाव बहुत अधिक है, दयावान व्यक्तित्व है, तो वो भी किस में जाएगा, सामाजिक व्यक्तित्व में जाएगा। तो समाज के लिए अपन सीधे से शब्दों में यदि कहें कि जो व्यक्तित्व अधिक क्रियाशील रहता है, समाज के प्रति ज्यादा एक्टिव रहता है, वो किस में जाएगा, सामाजिक व्यक्तित्व में। और स्प्रेंगर के अनुसार एक अध्यापक, एक डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये तीनों समाज के कार्यों में बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं अगले प्रकार के रूप में। तो अगले प्रकार में इन्होंने किसको शामिल किया है, तो यहां पर अपनों ने सैद्धांतिक, धार्मिक, सामाजिक 3 प्रकार के व्यक्तित्वों की बात कर ली। अब अगर चौथे की बात करें तो राजनीतिक व्यक्तित्व है। देखिए, हर एक व्यक्ति राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस संबंध में उसमें योग्यता नहीं होती। तो जो भी नेता लोग होते हैं, नेता लोगों में जो मंत्री वगैरह बनते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं ना, कूटनीतिज्ञ, वो कैसे व्यक्तित्व माने जाते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व माने जाते हैं। आप कूटनीतिज्ञ में इंदिरा गांधी को याद कीजिए, बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञ थी, पावरफुल महिला थी। तो यहाँ पर अपन अब हर एक महिला, भारत में तो बहुत महिलाएं हैं, करोड़ों हैं, तो सारी की सारी महिलाएं इंदिरा गांधी की तरह कूटनीतिज्ञ नहीं है, यानी उनके पास राजनीतिक बुद्धि थी, कूटनीतिक बुद्धि थी, तो इसलिए उनको राजनीतिक व्यक्तित्व कहा जा सकता है। यदि अपन पात्रों में सबसे प्रभावशाली पात्रों में देखें इतिहास में, तो देखिए कौटिल्य का नाम लिया जा सकता है। कौटिल्य, चाणक्य जो चंद्रगुप्त का गुरु था, वो एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो उसने एक जमीन से उठाकर एक बच्चे को राजा बना दिया। अगर इस प्रकार की क्षमता किसी में है तो वो क्या कहलाएगा, राजनीतिक व्यक्तित्व कहलाएगा। यहाँ पर इसमें किस वर्ग को शामिल करते हैं, जो राजनीति करते हैं ना, तो राजनीति करने वाले व्यक्तित्व इसी वर्ग में शामिल किए जाएंगे। तो राजनेता सारे के सारे किस प्रकार के व्यक्तित्व माने जाएंगे, राजनीतिक व्यक्तित्व माने जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे कौन सा प्रकार हो सकता है, तो आगे अपन बात करते हैं 5वें भेद की। तो 5वां प्रकार इनका माना जाता है आर्थिक व्यक्तित्व है।
अब आर्थिक जो व्यक्तित्व है उनमें अपन किसको शामिल कर सकते हैं? स्प्रेंगर के अनुसार आर्थिक व्यक्तित्व में यदि कोई दुकान कर रहा है, दुकानदार है, तो वो किस में जाएगा? आर्थिक व्यक्तित्व में जाएगा। कोई व्यवसायी है तो वो भी किस में जाएगा? आर्थिक व्यक्तित्व में जाएगा। यहां पर इसकी विशेषता क्या होती है? देखिए, क्रिया तो सामाजिक व्यक्ति भी करता है, राजनीतिक व्यक्ति भी करता है, परंतु जिस क्रियाशीलता के पीछे या जिस क्रियाशीलता का आधार जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार जो है वो धन समृद्धि प्राप्त करना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आर्थिक व्यक्तित्व कहलाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति हमेशा पैसे से सोचता हो, अब प्रश्न ये भी उठता है कि भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ते हैं, परंतु वो इतने सक्सेस नहीं होते। हाँ, अगर उसमें ऐसी बुद्धि हो कि राजनीति भी वो करता हो, तो वो स्कूल में राजनीति करेगा और बाद में जाकर नेता बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होती है हम वैसा ही काम करते हैं। परिस्थिति अनुसार अनेक लोग अनेक प्रकार का काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ दो काम भी करते हैं, परंतु यहाँ पर आर्थिक व्यक्तित्व में अपन उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो आर्थिक रूप में समृद्धि को प्राप्त कर जाए, क्योंकि उनका दिमाग ही ऐसा होता है कि वो जहां भी हाथ डालेंगे वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। उसी प्रकार से राजनीति का व्यक्तित्व होता है। यदि किसी में राजनीति की बुद्धि नहीं है और वो मान लीजिए कि चुनाव लड़ता है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, वो बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए राजनीति करने के लिए राजनीतिक बुद्धि होना आवश्यक है। उसी प्रकार से आर्थिक क्षमता के लिए अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो दयावान है, परंतु कोशिश करते हैं कि अब हम कंजूसी करेंगे, अब हम पैसा इकट्ठा करेंगे, चाहकर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास इस प्रकार की क्षमता व बुद्धि नहीं होती। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने 5 प्रकारों की बातें कर ली है, और उसके बाद जो अंतिम प्रकार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अंतिम कौन सा होता है? अंतिम प्रकार होता है स्प्रेंगर के अनुसार। जो छठा मैंने आपको बताया था ना, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। तो छठा भाग कौन सा है? सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व। अब इस वर्ग में स्प्रेंगर के अनुसार कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? तो देखिए, सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व में जो लोग आते हैं उनमें अपन शामिल करेंगे कोई भी कलाकार है, किसी भी कला में माहिर है, उस कलाकार को कला में अपन ले सकते हैं कि कोई मूर्तिकार है तो वो कैसा माना जाएगा? सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व है। कोई चित्रकार है तो भी किस में जाएगा? सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व में जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में कला होती है और उस कला के आधार पर वो जिस भी जगह हाथ डालते हैं उस जगह वो सौंदर्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व। एक साहित्यकार भी जो साहित्य का सृजन करता है, साहित्य सृजन भी एक कला होती है, तो साहित्य का सृजन करने वाला साहित्यकार भी किस वर्ग में आएगा? सौंदर्यात्मक या कला वर्ग में आएगा। अब यहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं कि भाई कलात्मक या सौंदर्यात्मक जो व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कला या सौंदर्य की पुजारी माने जाते हैं। पुजारी अर्थात वो अपनी कला को, अपने कलात्मक सौंदर्य को प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति की कला को
ये तो अपन देखते ही हैं कि जब भी कोई शिक्षक विद्यालय में प्रवेश करेगा तो वहां पर उसकी पूजा करके उसके अंदर घुसेगा। तो इसी प्रकार से एक मूर्तिकार, एक चित्रकार, एक साहित्यकार जो भी होगा वो सब के सब किस में शामिल किए जाएंगे, सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व में शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद घबराइए नहीं कि भाई 6 प्रकार हैं तो पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ आपको। तो ये 6 प्रकार थे और इन 6 प्रकारों में कौन कौन से व्यक्तित्वों को अपनों ने शामिल किया। तो सबसे पहले तो अपनों ने शामिल किया सैद्धांतिक को, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। उसके बाद अपनों ने कौन सा शामिल किया, धार्मिक व्यक्तित्व। उसके बाद अपनों ने सामाजिक व्यक्तित्व और उसके बाद अपनों ने व्यक्तित्व को शामिल किया राजनीतिक को। तो राजनीतिक व्यक्तित्व। उसके बाद अपनों ने किसको शामिल किया, राजनीतिक के बाद अपनों ने शामिल किया आर्थिक व्यक्तित्व को, आर्थिक व्यक्तित्व को। और उसके बाद अपनों ने सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व को शामिल किया। इस प्रकार से अपनों ने 6 वर्ग माने। आप बस एक शब्द याद रखिए, सेधा सारा आसो, ये याद रखिए। से सैद्धांतिक, धा से धार्मिक, सा से सामाजिक, रा से राजनीतिक, आ से आर्थिक और सो से सौंदर्यात्मक। यानी इस प्रकार से आप चारों के चारों याद रख सकते हो कि स्प्रेंगर, सेधा सारा, आसो। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। किस पुस्तक में, टाइप्स ऑफ मैन में। और उसमें इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व कौन कौन से बताए हैं। तो सेधा सारा, आसो, तो सैद्धांतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक, इस प्रकार से इन्होंने बताया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण में। अगले वर्गीकरण में अपन किसको शामिल कर सकते हैं, तो यहां पर भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए अगले वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अगले वर्गीकरण अपन लेते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनों ने समाजशास्त्रीय या अपन यूं कह सकते हैं कि आदर्श व मूल्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पर देखा। दूसरा कौन सा है, पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर अब अपन दूसरा वर्गीकरण देख रहे हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर अपन सबसे पहले किसका वर्गीकरण लेंगे, तो सबसे पहले इसमें अनेक विद्वानों ने विचार दिया है। अपन लेंगे सबसे पहले शेल्डन का। तो शेल्डन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक रचना या बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने किया है जी, शेल्डन ने किया है, शेल्डन ने, ठीक है। अब इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसमें व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। ऐसे माना जाता है कि इसके सोमोटाइप कितने हैं, 3 प्रकार के हैं या 3 माने जाते हैं। उसमें यदि अपन बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 जो प्रकार है उसकी यदि बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए इनके दो नाम अपन देखने वाले हैं जो इन्होंने बताए थे। एक तो है एंडोमर्फी। एंडोमर्फी को किसको कहा है इन्होंने, गोलकाय इन्होंने एंडोमर्फी व्यक्तित्व को कहा है। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो एक होता है मेसोमर्फी बताया है इन्होंने किसको, आयताकार व्यक्तित्व को,
काय, काय का मतलब, काया का मतलब होता है शरीर। तो आयत के आकार का जो शरीर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेसोमर्फी कहते हैं। किसके अनुसार, शेल्डन के अनुसार। और जो तीसरा भेद इन्होंने बताया है वो बताया है एक्टोमर्फी, एक्टोमर्फी। और एक्टोमर्फी इन्होंने किसको कहा है, लंबकाय को कहा है। ये इनका व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर अपन पाश्चात्य दृष्टिकोण में देख रहे हैं, शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर आपको तीनों में जो 2-2 नाम बताए गए हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। कारण ये है कि भाई एक बार जब पूछा गया तो ये ही नाम थे कि निम्न में से शेल्डन के द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल नहीं है। तो 3 यही नाम थे, एंडोमर्फी, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनके 3 नाम कौन कौन से हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अपन इनको देखते हैं कि भाई प्रत्येक की कौन कौन सी विशेषता मानी जाती है। तो देखिए अपन यहां पर किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, शेल्डन का पढ़ रहे हैं। और शेल्डन के अनुसार, शेल्डन कौन है, शेल्डन वही है जिन्होंने व्यक्तित्व के मापन के लिए रेटिंग स्केल का निर्माण किया था। ठीक है, रेटिंग स्केल का निर्माण किया था। हालांकि व्यक्तित्व का मापन भी अपने सिलेबस में रहता है, तो मैं फिर बताऊंगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं पहले वर्गीकरण की। कौन सा पहला वर्गीकरण बताया था आपको, एंडोमर्फी। और आपको ज्यादा याद रखने में भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं कारण बता देती हूँ, मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा देती हूँ। अंडा कैसा होता है, गोल, तो एंडोमर्फी कौन से होंगे, गोल का है, याद हो गए ना। अब आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। तो एंडोमर्फी यानी गोल का है। अब ये जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, देखिए जो गोल मटोल होते हैं ना, वो लोग एक तो ऐसे होते हैं कि मौज मस्ती में विश्वास रखते हैं, मौज मस्ती में विश्वास रखते हैं। और जो मौज मस्ती में विश्वास रखता है, जो मौज मस्ती ज्यादा पसंद करता है, हम जानते हैं कि वो हंसमुख व्यक्तित्व होंगे, हंसमुख होंगे। और इसके साथ साथ ये लोग गोलमटोल होते हैं, यानी इनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, बाहर निकला हुआ होता है। भाई मैं नहीं कह रही, ये शेल्डन खुद कह रहे हैं कि जिनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ हो वो व्यक्तित्व क्या कहलाएंगे, गोलमटोल। क्योंकि गोलमटोल अपन उसी व्यक्ति को कहते हैं जो हेल्दी हो, बहुत ज्यादा मोटा हो, तो उसके लिए उस व्यक्ति का जाहिर सी बात है कि पेट बाहर निकला होगा, हंसमुख व्यक्तित्व होगा, मौज मस्ती का होगा। ये लोग ज्यादा चिंता नहीं लेते, चिंता लेंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे ना, तो इसीलिए इन लोगों को ज्यादा चिंता नहीं होती। ये वैसे आलसी प्रवृत्ति के भी लोग माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपनों ने कौन देखा, शेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व देखे उनमें अपनों ने देखे कि भाई एंडोमर्फी या गोल का है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। अगला जो भेद है कौन सा, आयताकार या मेसोमर्फी, उनकी कौन कौन सी विशेषता मानी जा सकती है। तो देखिए जो अगला प्रकार बताया गया है वो कौन सा है, मेसोमर्फी। मेसोमर्फी, और ये जो मेसोमर्फी है उसमें अपन यदि बात करें तो इसे क्या कहा गया है, आयताकार कहा गया है, आयताकार व्यक्तित्व कहा गया है। अब आयताकार किसे कहते हैं, आयताकार व्यक्तित्व वो होंगे जो चौड़े कंधे वाले और मजबूत शरीर वाले होंगे, जिनकी कमर चौड़ी होती है, जो चौड़े चौड़े कंधों वाले यानी मजबूत कंधों वाले जो लोग होंगे ना, उनको इन्होंने मेसोमर्फी कहा है। तो इनकी विशेषता क्या होगी, एक तो इनके मजबूत चौड़े कंधे होंगे, चौड़े कंधे होंगे, और साथ साथ इनकी मांसपेशियां भी मजबूत होगी, मजबूत मांसपेशियां होगी।
और इसके साथ साथ इनकी एक विशेषता और भी होती है, कार्य करने की क्षमता इनमें अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये मजबूत होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी थकते नहीं है। साथ साथ ये लोग इतने मजबूत होते हैं कि हार्ड वर्क भी आसानी से कर जाते हैं। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि कार्य क्षमता अधिक इन लोगों में होती है। तो कार्य क्षमता कैसी होगी? अधिक होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहां पर अपनों ने बात की किसकी? मेसोमर्फी यानी आयताकाय व्यक्तित्व की। तो आयताकाय जो व्यक्तित्व होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जो इनके मजबूत कंधे होंगे और जिनकी मजबूत मांसपेशियां होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अंतिम भेद की। अंतिम प्रकार इन्होंने कौन सा बताया है? अंतिम प्रकार इन्होंने बताया है एक्टोमर्फी। एक्टोमर्फी यानी लंबकाय। अब यहां पर देखिए, जो एक्टिव लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? पतले और लंबे। ठीक है, ये लोग पतले होते हैं, यानी लंबकाय जो बहुत ज्यादा लंबे होंगे वो दुबले पतले होंगे, उनकी मांसपेशियां कमजोर होगी। तो इसलिए वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, फुर्ती बहुत होती है, तो इसलिए एक्टोमर्फी ने कहा जाता है। तो इसलिए एक्टो यानी आप एक्टिवनेस से ले सकते हैं, तो इसलिए ये भी याद रह जाएगा। तो अपनों ने सबसे पहले तो किसकी बात की थी? गोलकाय की। अंडा गोल होता है तो एंडोमर्फी यानी गोलकाय, तो वो तो आपको आसानी से वैसे याद हो जाएगा। और दूसरी बात अपनों ने किसकी कर ली? एक्टोमर्फी। एक्टोमर्फी यानी एक्टिव कौन होते हैं? लंबे दुबले पतले व्यक्ति, जो फुर्तीले तो बहुत होते हैं, हालांकि ये हार्ड वर्क नहीं कर पाते, ये फुर्तीले बहुत होते हैं, फुर्ती से काम आसानी से कर जाते हैं। तो इसलिए इनको जो लंबकाय व्यक्ति है इनको एक्टोमर्फी कहा जाता है। बचा कौन? आयताकाय। तो आयताकाय को आप मेसोमर्फी आसानी से याद कर लेंगे, यानी एक ही बचेगा। अब इनकी विशेषताएं बताएं तो ये सबसे पहली बात तो नाम के अनुसार, शब्द के अनुसार ये लंबे होते हैं। साथ साथ ये लोग हैं वो दुबले पतले भी होते हैं, दुबले पतले होते हैं। और इनकी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जो है वो कमजोर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं, बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं, तो इनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां इनकी कमजोर होती हैं। और उसके बाद लंबे दुबले पतले व कमजोर मांसपेशियां वाले व्यक्ति जो होते हैं वो फुर्तीले तो बहुत होते हैं, परंतु वो हल्के फुल्के काम कर पाएंगे, वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। ये लोग कमजोर मांसपेशियों के कारण थकान भी जल्दी महसूस करेंगे, परंतु एक्टिव बड़े होते हैं, तो इसलिए इनकी ये विशेषताएं मानी जाती है। तो यहाँ पर अपनों ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण देखा वो किसका देखा? शेल्डन का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर शेल्डन का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन किसकी बात करते हैं? देखिए, शारीरिक रचना के आधार पर ही दो व्यक्तित्वों ने या दो लोगों ने विभाजन किया है। किसका? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो दूसरा जो अपन बात करें शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए इनका नाम क्रैचमर भी आता है, क्रैचमर आता है, इनका नाम क्रैचमर भी आता है, क्रैचमर भी आता है। तो कोई भी नाम आ जाए अपने को ध्यान रखना है कि शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन ने वर्गीकरण किया है और शारीरिक रचना के आधार पर ही किसने किया है? क्रैचमर ने वर्गीकरण किया है। इन्होंने कब वर्गीकरण किया? तो 1925 ईस्वी में इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया। कौन सी पुस्तक में किया गया? तो इनकी पुस्तक की यदि बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था साइक्यू एंड करेक्टर।
साइक्यू एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण किया। अब यहाँ पर अंतर क्या होगा कि भाई ऐसे पूछ ले कि भाई ये शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किसने किया, तो देखिए क्रैशमर और ये शेल्डन दोनों ने किया है, परंतु अंतर यहाँ पर हो जाता है कि इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है या व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो इन्होंने कितने बताए हैं, इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। अब यहाँ पर ये चीज अलग हो जाएगी क्योंकि ये जो व्यक्तित्व थे शेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व थे वो 3 प्रकार के थे और यहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कौन कौन से व्यक्तित्व होते हैं। तो देखिए अपन चारों की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने कितने बताए हैं, इन्होंने 4 बताए हैं। कौन कौन से, यदि पहले की बात अपन करें तो सबसे पहला जो व्यक्तित्व होता है उसको इन्होंने माना है, इन्होंने वर्गीकरण किया है एथलेटिक। एथलेटिक कहा है, इसको सुडोलकाय भी कहा जाता है, सुडोलकाय भी कहा जाता है और इसमें जो वर्ग आता है वो खिलाड़ी वर्ग आता है। हालांकि अपन इसको बाद में अच्छे से समझेंगे, प्रत्येक को एक एक करके अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहला वर्गीकरण तो इनका कौन सा है, एथलेटिक या ये सुडोलकाय। उसके बाद यदि अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा इन्होंने नाम बताया है सीजोआड। सीजोआड कौन से व्यक्तित्व होंगे, ये कृशकाय व्यक्तित्व होंगे। कृशकाय कौन से होते हैं, देखिए कृश का मतलब होता है कमजोर होना और सुडोल का मतलब होता है मजबूत होना। तो सुडोलकाय तो एथलेटिक जो खिलाड़ी होते हैं वो सुडोल ही होते हैं। यदि मजबूत नहीं होंगे तो वो खेल कैसे पाएंगे, तो इनको अपन कह देते हैं। और उसके बाद यदि अपन तीसरे भेद की बात करें तो तीसरा भेद इसमें माना जाता है साइक्लोआड। साइक्लोआड, और इसमें इन्होंने किसको शामिल किया है, गोलकाय को शामिल किया है। तो गोल शरीर वाले गोलमटोल जो हैं वो किस में चले जाएंगे, इनके अनुसार किस में चले जाएंगे, साइक्लोआड में शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद जो इनके चौथे भेद की बात करें तो चौथा भेद इन्होंने बताया है डिप्लास्टिक। डिप्लास्टिक, अब डिप्लास्टिक में इन्होंने किस प्रकार के व्यक्तित्व को शामिल किया है, इन्होंने विशालकाय व्यक्तित्व को शामिल किया है और इसमें इन्होंने है वो मिश्रित गुणों को शामिल किया है। मिश्रित गुण का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है और हाइट के अकॉर्डिंग ही उनकी हेल्थ होती है, तो इसलिए होते हैं ना ऐसे डरावने से व्यक्तित्व है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, डिप्लास्टिक। यदि अपन बात करें कि भाई लंबकाय तो आया ही नहीं इसमें, तो लंबे दुबले पतले लंबे जो व्यक्ति होते हैं उनका अपनों ने देखा था कि वो दुबले पतले होते हैं, उसके साथ साथ उनकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं। तो कमजोर व्यक्तित्व अपनों ने कहां पर देखा, कृशकाय में देखा। तो यहाँ पर अपन इसमें लंबकाय को भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही कौन आ जाता है, लंबकाय व्यक्तित्व भी आ जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने किसकी बात की है, शारीरिक रचना के आधार पर ही 2 प्रकार का वर्गीकरण देखा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन थोड़ी सी बात इसके बारे में और कर लेते हैं। देखिए शारीरिक रचना के आधार पर अपनों ने जो व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के वर्गीकरण देखे हैं शारीरिक रचना के आधार पर, कितने देखे हैं, 2। एक तो शेल्डन का, एक क्रैशमर या क्रैचमर का। क्रैचमर ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, जबकि उन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने चौथा कौन सा कर दिया, मिश्रित कर दिया। बाकी तीनों तो वही है, वही गोलकाय, वही लंबकाय और वही सुडोलकाय। जो आयताकार था उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, सुडोलकाय नाम दे दिया, और जो सुडोल होते हैं उसको इन्होंने अलग नाम दे दिया। अब जहां पर अपन शेल्डन के अनुसार इसको एंडोमॉर्फी में पढ़ रहे थे, उसको अपने को यहाँ पर साइक्लोआड में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अपन जिसे
इसके किसके अनुसार है, शेल्डन के अनुसार अपन एक्टोमर्फी में जिसे पढ़ रहे थे उसे अपने को यहाँ पर सीजोआड यानी कृष्णकाय में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद यदि अपन शेल्डन की बात करें तो शेल्डन के अनुसार जिसे मेसोमर्फी में पढ़ रहे थे उसे अपने को एथलेटिक या सुडोलकाय में पढ़ना होगा। और इसके बाद ये चौथा जो प्रकार है वो इन्होंने मिश्रित प्रकार बताया है, और मिश्रित प्रकार में इन्होंने इनसे संबंधित सभी विशेषताओं को शामिल किया है। यानी काफी जगह पर ऐसा होता है जहां पर मिश्रित विशेषताएं देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे कि शेल्डन और क्रैचमर या क्रैचमर दोनों को मिलाकर याद रखेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, मात्र 5 मिनट का खेल है, ये 5 मिनट का गेम है। परंतु प्रश्न यदि व्यक्तित्व टॉपिक में है तो यहां से वर्गीकरण से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और जरूर पूछा जाएगा। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो कार्ल युंग का माना जाता है, जिन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो वो तो महत्वपूर्ण माना ही जाता है। इसके साथ साथ आज अपनों ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण पढ़ा वो किस आधार पर, अपनों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर और पाश्चात्य के दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ा। समाजशास्त्रीय में आदर्श व मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण था, जबकि पाश्चात्य में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण था। तो यहाँ पर ये 3 और 4 प्रकार के अपनों ने कितनी सी चीज देखी है, स्प्रेंगर, सेदा, सारा, आसो, ठीक है। 6 प्रकार के व्यक्तित्व, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, एक पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, एक पुस्तक अपनों ने क्रैचमर या क्रैचमर की पढ़ी है, जिसका क्या नाम था, साइको एंड कैरेक्टर। इन्होंने 1925 में दिया, और कितने भागों में व्यक्तित्व को बांटा, 4 भागों में, जबकि उन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं आगे वर्गीकरण के आधार पर। तो आगे के वर्गीकरण को यदि अपन देखें तो देखिए, आगे अपन बात करेंगे कार्ल युंग या कार्ल जुंग की। कार्ल युंग या कार्ल जुंग की आपको मैं बता देती हूं कि कार्ल युंग भी देखने को मिलता है, कार्ल जुंग भी देखने को मिलता है। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है, तो अपन देखेंगे कि इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, ठीक है। और ये जो वर्गीकरण है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका वर्गीकरण माना जाएगा, कार्ल युंग का। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। इनकी यदि कार्ल युंग जो है या कार्ल जुंग जो है, उनकी पुस्तक का नाम यदि देखें तो पुस्तक इन्होंने क्या लिखी है, कौन सी लिखी है, साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक अपनी पुस्तक। जैसा कि मनोवैज्ञानिक टाइप्स यानी मनोविज्ञान के आधार पर प्रकार बताए हैं, तो वही नाम इनकी पुस्तक का है, साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो यहाँ पर साइको जो है वो साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो साइकोलॉजिकल क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। टाइप्स का मतलब क्या हो गया, प्रकार हो गया। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किसके प्रकार बताए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। और इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है हम सभी जानते हैं, क्योंकि कार्ल युंग का जो वर्गीकरण है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 प्रकार होते हैं, सभी जानते हैं, 3 भेदों में बांटा है। उनका भी अपन बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।